हेलो एवरीवन। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। हम क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज देख रहे थे, है ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर ना इसका कुछ इस तरीके का होता है, ऑब्लॉन्ग शेप्ड का, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, एक आउटर आपको दिख रही है और इनर मैं बना रही हूँ अभी। ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है। दो लेयर है इसमें, है ना? आपको ये दो मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं, ये आउटर ये इनर। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर लेयर जो होती है, वो क्या होती है? हाईली पोरस होती है इन नेचर। हाईली पोरस इन नेचर। ओके, और इनर लेयर जो होती है वो आपको जैसे दिख रहा है अभी इमेज में, क्या होती है? डीपली फोल्डेड। बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स होते हैं उसमें। अब आप सोचोगे इसे डीपली फोल्डेड और एक पोरस ऐसे क्यों? तो डीपली फोल्डेड होने का ना एक रीजन है। हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए, है ना? हम खाना खाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी ना एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। अब ये जो लेयर्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे डीपली फोल्डेड, है ना? तो इन लेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो डीपली फोल्डेड लेयर्स में क्या होता है, ये ना इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यही वो साइट होते हैं, यहीं पे एटीपी आपका प्रोड्यूस होगा। जितने भी आपको ऐसे फोल्डेड साइट्स दिख रहे हैं, एटीपी यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यहीं पे बनते हैं। तो जितना ऐसे फोल्ड हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें कम एरिया होगा, है ना? अब इसमें फोल्ड हो गए हैं, यहाँ पे जब फोल्डेड हो जाता है कोई भी चीज तो उसका ना कम स्पेस में ज्यादा एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, तो ये फोल्ड होने की वजह से ये सरफेस एरिया जो होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो बढ़ जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? एटीपी प्रोडक्शन का एक साइट हो गया, एनर्जी का साइट हो गया। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमनली हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पूरे बॉडी को एनर्जी यानी कि पावर प्रोवाइड करता है, शक्ति देता है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद मिलती है, तो वो खाना खाने के बाद ना यही एसिमुलेट होकर बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी क्या हो गई हमारी? एनर्जी करेंसी। करेंसी क्यों बोल रहे हैं हम? जैसे हमें कुछ खर्चा करना है ना? हमें जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और हमें जैसे मान लीजिए बाहर शॉपिंग करने जाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? करेंसी चाहिए रहती है। वैसे हमारी बॉडी को क्या खर्च करना है? एनर्जी करना है, कुछ काम करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है ना? तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है, जिसे हमें खर्च करके हम कुछ भी काम, मैकेनिकल वर्क या केमिकल वर्क, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क। ओके, अच्छा, हमने क्या देख लिया? डबल मेम्ब्रेन तो होती है इसमें, डीपली फोल्डेड सरफेस एरिया एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और पावर हाउस इसे कहते ही हैं। तो इसमें ना एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। वो क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ना इनका अपना खुद का डीएनए और एज वेल एज राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स इनके खुद होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेलीज में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसे कुछ ही सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक एक्सेप्शन हो गया, जिसमें इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बाकी किसी में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, और यही ये जो राइबोसोम्स, आपको याद होगा राइबोसोम्स हमने पढ़ा है। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकते हैं? अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके,
अब हम नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली देखते हैं जो कि है प्लास्टिड्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था एनिमल और प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में सिर्फ आपको प्लास्टिड्स दिखे थे, एनिमल सेल में नहीं दिखे थे, है ना। तो ये किस में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। अच्छा, अब प्लास्टिड्स ना दो टाइप की होती हैं, इनको हम दो टाइप में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। तो एक होती है क्या? क्रोमोप्लास्ट्स, दूसरी क्या होती है? ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होती है? इन्हें क्या कहते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इनमें ना पिगमेंट नहीं रहता, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? ये कलर्ड प्लास्टिड्स हो गई, तो ये क्या होंगी? वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, है ना। एक हमने डिवाइड कर दिया इसको कलर के बेसिस पे कि इनमें जो प्लास्टिड्स रहती हैं, जो ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें कलर प्रेजेंट होता है, जो कलर्ड दिखती हैं हमें, वो होती है क्रोमोप्लास्ट्स। और ऐसे प्लास्टिड्स जो हमें कलरलेस दिखती है, जिनमें कोई कलर नहीं होता, वो होती है क्या? ल्यूकोप्लास्ट्स। ओके। अब आपको याद होगा एक टर्म क्लोरोफिल, जो मैं आपको फर्स्ट क्लास से कहते आ रही हूँ, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम अभी आगे उसको देखेंगे। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट्स जिनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि यूजुअली ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। तो ऐसे ऐसे प्लास्टिड्स, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। प्लास्टिड्स हमने किस में डिवाइड किए? क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। फिर हमने देखा क्रोमोप्लास्ट्स में ऐसे पिगमेंट, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें पिगमेंट क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम है। ओके, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पिगमेंट ऐसे प्लास्टिड्स में जिनका ऐसे क्रोमोप्लास्ट्स में जिनमें पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, ये टर्म आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमोप्लास्ट है, उसके अंडर जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट, जैसा मैंने आपको कहा कि ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड बनाने के लिए प्लांट्स में, है ना। हम तो खाना खा सकते हैं, प्लांट्स कैसे खाना खाएंगे? तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए वो क्या है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये तो एक ग्रीन पिगमेंट हो गया, है ना, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट हो गया। ऐसे सिर्फ ग्रीन ही नहीं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में, जो कि हो सकते हैं ऑरेंज पिगमेंट हो सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में, या फिर येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो एक ग्रीन पिगमेंट हो गया, ऑरेंज पिगमेंट हो गया, ऑरेंज पिगमेंट हो गया, सॉरी, ये हो गया क्या? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। ऑरेंज पिगमेंट हो सकते हैं, येलो पिगमेंट हो सकते हैं, एज वेल एज ग्रीन पिगमेंट हो सकते हैं। ग्रीन पिगमेंट जिसमें प्रेजेंट होंगे वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ और पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज एंड येलो। ओके, अब ये तो हो गया इसका फोटोसिंथेसिस का काम देख लिया हमने, ग्रीन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन भी देख लेते हैं अब हम आगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये ना प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें फैट्स, स्टार्च या प्रोटीन स्टोर होता है। ये क्या होती है? प्राइमरी ऑर्गेनेली होती हैं जिनमें स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर किए जाते हैं। प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ओके,
तो ये क्या काम करती है, ये खाना बनाने का यानी फोटोसिंथेसिस का काम करती है क्रोमोप्लास्ट मोस्ट ऑफ इट। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये स्टोरेज करेंगे। ओके, तो अब इसका ना जो स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का वो ना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे देखा, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इनमें ना ये भी ऐसे डबल लेयर्ड होती हैं प्लास्टिड्स, और इनमें से क्लोरोप्लास्ट अरेंज रहते हैं स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा किसे हम कहते हैं, ये है हमारा स्ट्रोमा, ये हमारा है प्लास्टिड, और इसमें क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज रहेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, तो ये जो बीच का रीजन रीजन आपको दिख रहा है वो है हो गया स्ट्रोमा। और इसका आपको एक्सटर्नली मतलब उसमें भी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, है ना, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसका एक्सटर्नल फीचर सेम है। अब इंटरनली इसका ना एक और कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि हमने स्पेशली अभी देखा था लास्ट में, कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही प्लास्टिड्स में भी इनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये भी अपने खुद के प्रोटीन सिंथेसिस ये कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक ऐसी प्लांट ऑर्गेनेली हो गई, एनिमल्स में तो प्रेजेंट नहीं होती है ना, तो ये भी ऐसी प्लांट ऑर्गेनेली होगी जिसमें डीएनए खुद का और राइबोसोम्स भी खुद के प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखने का। प्लास्टिड्स क्या है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइडेड है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स। इसमें हमने क्या देखा, क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। वैसे ही डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि ऑरेंज और येलो कलर के भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें स्टोरेज होती है, मेन फंक्शन है इसका। स्टोरेज किसका होता है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स का। ओके, और इन प्लास्टिड्स का सबसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ओके, चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पे जाते हैं, जो कि है क्या, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, ओके, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये ना स्टोरेज सैक्स होते हैं। स्टोरेज सैक्स कहा जाता है। बॉडी में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंट मिनरल्स या विटामिन जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कहाँ स्टोर होंगे, यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है, या तो सॉलिड कुछ भी, या कुछ भी लिक्विड कंटेंट्स जो भी होते हैं एक सेल के, वो यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। ओके, अब एनिमल सेल में वैक्यूल्स ना बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, बट एट द सेम टाइम प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज। और ये ना कवर कर सकते हैं, जैसे एक प्लांट सेल हम बना लेते हैं टेम्पररी, ये आउटर सेल वॉल हो गया इसका, मान लीजिए। ओके, एक ऐसा हमारा प्लांट सेल। अब ये ना यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसा प्रेजेंट हो गया, वैक्यूल ना ऐसे कवर कर सकता है एक पूरे प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं, ये ना ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम कवर कर सकते हैं। सेल का आप साइज देख रहे हैं, है ना, इसको ऑलमोस्ट 50 to 90% ये कवर कर सकते हैं किसी भी सेल का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं, प्लांट सेल में लार्ज क्यों होते हैं। तो प्लांट आपको, जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले, कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड अपना प्रोड्यूस करता है ना। तो प्लांट की जरूरत क्या है कि उसको फूड स्टोरेज करना है, इसीलिए जितना भी फूड स्टोरेज होता है, जो भी फूड सिंथेसाइज होता है, वो जो स्टोर होता है वो यहीं पे होता है, इन्हीं वैक्यूल्स में होता है। अब हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं हमें ना, तो वो सारा फूड जो हम खा रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहा है, इन्हीं वैक्यूल्स में। तो इसीलिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। ओके, तो ये क्या क्या होता है, 50 to 90% भी सेल वॉल्यूम का कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब प्लांट सेल में ही हम देखते हैं, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये मेनली फिल्ड किससे होते हैं, सेल सैप से। अब जैसे मैंने आपको कहा कि फूड प्रोडक्ट्स जो सिंथेसाइज होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सेल सैप भी कहते हैं, है ना। सेल सैप एक और चीज को, किस चीज को कह सकते हैं कि वो ना
सेल को, जैसे प्लांट सेल, जैसे हम एक सेल लेते हैं, प्लांट का एक पोर्शन ले लेते हैं, जैसे ये लीफ हो गया एक, ओके, ये लीफ हो गया एक, यहाँ पे सेल सैप, ऐसा एक प्लांट का एक सेल ले लेते हैं, उसमें ऐसा ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ तो फूड स्टोरेज तो हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ ही सेल सैप भी प्रेजेंट होता है। सेल सैप जैसे लीफ में आप मान लीजिए एक वैक्यूल है सेल का, एक हम एक सेल ले लेते हैं, लीफ का एक सेल ले लिया हमने, उसमें ऐसा वैक्यूल प्रेजेंट है, उसमें सेल सैप प्रेजेंट होगा। सेल सैप का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। बिना सेल सैप के, जैसे आप कोई भी प्लांट देखेंगे तो वो जब मुरझा जाता है ना, जब वो फ्रेश होता है, एकदम नया नया कोई आप प्लांट देखेंगे तो बहुत एकदम ऐसे फ्रेश दिखता है, आपको एकदम ताजा ताजा दिखता है ना। तो उसमें जो उसको किस वजह से होता है कि उसमें टर्जिड रहते हैं, उसके सेल्स जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, किसकी वजह से, सेल सैप की वजह से। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, ये एक ना लिक्विड सब्सटेंस कह सकते हैं, आप इसे एक लिक्विड सब्सटेंस मान सकते हैं, सेल सैप, ओके। तो सेल सैप क्या प्रोवाइड करते हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी। जैसे जैसे किसी भी प्लांट की एज होते जाती है ना, प्लांट जब मुरझाने लग जाता है तो उसकी ना रिजिडिटी और टर्जिडिटी कम हो जाती है, मतलब सेल सैप की क्वांटिटी कम हो जाती है, ओके। तो सेल सैप का मेन फंक्शन ही क्या है कि ये प्लांट सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी, ओके। ये सब भी किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल सैप प्रेजेंट रहेगा, वो कहाँ रहेगा, हमारे इस वैक्यूल में, प्लांट सेल के वैक्यूल में। इसके अलावा प्लांट सेल में, प्लांट्स देख रहे हैं हम यहाँ, है ना, तो इसके अलावा सेल सैप के अलावा प्लांट्स में, प्लांट्स के इन वैक्यूल्स में और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इनमें जैसे कि क्या प्रेजेंट हो सकता है, और इनमें प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स भी रहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स रहते हैं। ये सारे किस चीज में स्टोर रहते हैं, वैक्यूल में, और किस चीज के काम आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के। हमें जितने भी फंक्शंस करने होते हैं पूरे दिन में, बॉडी को जो भी फंक्शंस करने रहते हैं, सबके लिए ये चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये सारी कहाँ स्टोर रहती है, एक सेल के वैक्यूल में, ओके। अच्छा, अब ये तो हो गई मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात, है ना। एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं, क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का सबसे कॉमन एग्जांपल अमीबा, है ना। अब अमीबा का जो वैक्यूल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, फूड वैक्यूल, मतलब अमीबा जो भी खाना खाता है, जो भी खाना उसने इंजेस्ट किया है, वो सब इन वैक्यूल्स में एज इट इज स्टोर होता है ना। जो भी खाना वो कंज्यूम करेगा सारे वो फूड वैक्यूल्स में स्टोर होंगे। तो अमीबा के वैक्यूल्स का मेन फंक्शन, ऐसा नहीं है कि बाकी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन मेन फंक्शन जब होता है तो उसका क्या होता है, फूड स्टोरेज के लिए ही, इसीलिए इनके वैक्यूल्स को क्या कहा जाता है, फूड वैक्यूल्स। ऐसे ही और भी दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स ना सिर्फ फूड के काम ही नहीं आते हैं, वो और क्या काम कर सकते हैं, वो सेल से वाटर, एक्सेस वाटर अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं तो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए भी काम करते हैं, ओके। या फिर कुछ वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है इनके सेल में, तो ये वेस्ट को भी ये रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किनमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हमें तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये स्टोरेज का काम करते हैं, प्लांट्स में टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स स्टोर करने का काम करते हैं वैक्यूल्स। अमीबा में विद स्टोरेज ऑफ फूड दे कैन ऑल्सो वर्क एज वाटर रिमूव करने के एजेंट्स भी और वेस्ट रिमूव करने के एजेंट्स भी, ओके। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। फर्स्ट क्लास से हमने क्या क्या देखा, हमने सेल के टाइप्स देखे डिफरेंट, है ना। फिर हमने सेल का जनरल स्ट्रक्चर देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल। फिर हमने सेल ऑर्गेनेलीज देखे क्या क्या,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल के कंस्ट्रक्शन में, उसके स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से हमने जो फर्स्ट क्लास में देखा था कि सेल की क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसी वजह से, क्योंकि जितने फंक्शन, इतने सारे फंक्शन आपके, इतने सारे मिलियंस ऑफ सेल हैं हमारी बॉडी में, लेकिन सब में ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और सब अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, हम जो जिंदगी जी पा रहे हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। इसी वजह से सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट या बेसिक यूनिट कहा गया है हमारी बॉडी का या लाइफ का। ओके, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना हम, जैसे हम फर्स्ट क्लास में देखा था, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन लेने का, वेस्ट मटेरियल कुछ बाहर छोड़ने का। तो ये सारी काम कौन करते हैं, एक सेल की ऑर्गेनेलीज, ये सारे एक साथ काम करके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, है ना, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेल ही क्या हो गया, हमारा बेसिक यूनिट। हमने जो फर्स्ट क्लास में देखा था वो हमने आज पूरा उसका प्रूफ देख लिया कि किस किस तरीके से हमारे सेल में, हमारी बॉडी में काम होते हैं। इसी वजह से हमने सेल को कहा था क्या, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो हमने पूरा सेल ऑर्गेनेलिज कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, सेल डिविजन, सेल्स कैसे एक दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं, इतने सारे सेल्स कैसे हुए हमारी बॉडी में विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही, है ना। तो सेल मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।